अभी तक हमने देखा हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन, प्रवृत्ति एवं काल विभाजन को, और अब हम साहित्य के प्रथम भाग आदिकाल को समझेंगे। आदिकाल की कालावधि देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास में 993 से 1318 ईस्वी तक के कालखंड को आदिकाल या वीर गाथा काल कहते हैं, और कारण बताया कि यद्यपि भाषा की दृष्टि से आदिकाल की सामग्री 8वीं शताब्दी से मिलने लगती है, लेकिन वे साहित्यिक रचनाएं नहीं हैं। इसलिए जहाँ तक हिंदी भाषा की शुरुआत का प्रश्न है, शुक्ल जी के अनुसार यह 8वीं शताब्दी से शुरू होता है। शुक्ल जी ने अपभ्रंश की रचनाओं को भी ध्यान में रखा है, क्योंकि भाषा की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपभ्रंश की रचनाओं को इतिहास में तो स्थान दिया है, किंतु साहित्य में नहीं। इन रचनाओं के आधार पर आचार्य शुक्ल कोई साहित्यिक निर्णय नहीं लेते। इसलिए उन्होंने कहा कि रचनाएं सांप्रदायिक, उपदेशात्मक, साहित्यिकता से रहित हैं और इनका महत्व केवल भाषिक स्तर पर है। लेकिन बाद में राहुल सांकृत्यायन की खोजों के आधार पर यह मान्यता विकसित और स्वीकृत हुई कि हिंदी के पहले कवि सरहपा हैं और इनका समय 760 ईस्वी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा राहुल सांकृत्यायन ने कहा कि जिसे शुक्ल जी धार्मिक साहित्य कह रहे हैं और अपने इतिहास से बाहर निकाल रहे हैं, उस धार्मिक साहित्य को भी साहित्य मानना पड़ेगा। इसलिए सरहपा जब पहले कवि स्वीकृत हो गए तो हम आदिकाल की आरंभिक सीमा 8वीं सदी मान सकते हैं। ऐसा शुक्ल जी ने भी माना है, लेकिन भाषा की दृष्टि से। हिंदी साहित्य का आरंभ सरहपा से और अंत विद्यापति जैसे श्रृंगारिक कवि से होता है। यह हिंदी जाति और चेतना का वह अंतर्विरोध है जो इन दोनों कवियों में दिखाई देता है। हिंदी जाति अंतर्विरोधों से भरी हुई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि हमारी वर्ण व्यवस्था अद्भुत है। नीच से नीच समझे जाने वाली भी अपने से नीचे एक जाति का अन्वेषण कर लेती है। सरहपा वज्रयान शाखा के हैं, जो कि साधना पर, आध्यात्मिकता पर, संसार की नश्वरता पर बात करते हैं, जबकि विद्यापति हिंदी कविता के श्रृंगारिक परंपरा के जयदेव कहे जाते हैं। एक ऐसी दुनिया की सृष्टि करते हैं जो गुलाबों से भरी हुई है। राम कुमार वर्मा ने कहा, विद्यापति का समूचा संसार गुलाबों से भरा है और विद्यापति के गुलाबों की दुनिया में कोई कांटे नहीं होते, अर्थात किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। ये दो सरहदें हैं जिनके बीच हिंदी कविता अपनी विकास यात्रा का सोपान तय करती है। इस तरह से 8वीं से 14वीं शताब्दी आदिकाल का समय है। देखेंगे आदिकालीन परिस्थितियों को। पहला, सामाजिक परिस्थिति। आदिकालीन समाज का आधार वर्ण व्यवस्था है, या यूं कह लें कि जो आदिकाल का समय है वह सामंतवादी समाज है। सामंतवाद के जो अभिलक्षण हैं उन्हें कई संदर्भों में देखा जा सकता है। वर्ण व्यवस्था आदिकालीन समाज का नकारात्मक पक्ष है। सामंतवाद में स्त्री की कोई स्वाधीनता नहीं है, उसकी पराधीनता ही सामाजिक और पारिवारिक प्रतिष्ठा का आधार है। अगला है धार्मिक परिस्थितियाँ। इसमें आदिकाल के धार्मिक परिवेश में धर्म अपनी धुरी से नीचे उतर गया है। धर्म के जितने भी पक्ष थे वे सभी विकृत हो गए हैं। जो सनातन धर्म है, इसमें 2-3 मुख्य धाराएं हैं, जैसे वैष्णव, शाक्त, शैव। इनका तप लगभग खत्म हो गया है। कर्म कांड की प्रधानता वैष्णव धर्म में बहुत ज़्यादा है। बाद में इस वैष्णव धर्म को मानवीय आधार देने का काम भक्ति काल ने किया। आदिकाल में कहने को तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, किंतु बौद्ध धर्म की मूल चेतना विलुप्त हो गई थी। बौद्ध विहारों में व्यभिचार का आरंभ था। कर्मकांड के स्तर पर जैन धर्म बहुत सुरक्षित था, लेकिन उसमें पवित्रता को बहुत अधिक महत्व दिया जा रहा था, जबकि पवित्रता जीने की नहीं बरतने की चीज थी। इस तरह से जैन धर्म शुरू से आत्मपीड़न के पर्याय के रूप में विकसित हो रहा था। इसलिए महावीर जी ने कहा था कि उसके अंधानुकरण की प्रवृत्ति शुरू हो गई है।